छात्र छात्राओं, आज हम बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत आप लोगों को जो पेडागोजी का एक सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन शिक्षण, उसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। और सामाजिक अध्ययन में भी सामाजिक अध्ययन को पढ़ाने की हमारी जो शिक्षण विधियाँ होती हैं, जिनके माध्यम से एक टीचर को जो अपना जो ज्ञान है, अपना जो टॉपिक है, अपना जो कंटेंट है, वो छात्र छात्राओं तक जो पहुँचाता है, उनको जो शिक्षण विधियाँ बोला जाता है। तो कौन कौन सी ऐसी शिक्षण विधियाँ हैं जिनके माध्यम से वो सामाजिक विज्ञान का ज्ञान जो है छात्र छात्राओं तक पहुँचाता है। तो इसमें हमने एक प्रोजेक्ट मेथड जो है या योजना विधि जो है उस पर हमने पिछले पीरियड में चर्चा की थी कि योजना विधि क्या होती है, किसने इसका विकास किया है। किलपैट्रिक नाम के महोदय है, उन्होंने इसका विकास किया है। और जॉन डीवी नाम के महोदय है, एक विद्वान है, जिन्होंने इसको शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया है, इसका प्रयोग किया है। इसकी हमने परिभाषाएं पढ़ी थी, इसका अर्थ पढ़ा था, योजनाओं के प्रकार कितने हैं वो पढ़ा था हमने, और योजना के सिद्धांत क्या है और योजना की कौन कौन सी विशेषताएं हैं ये हमने पढ़ी थी। आज हम इसमें आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हुए आज हम योजना विधि के क्रियात्मक स्वभाव यानी कि इसको क्रिया में किस तरह से लाते हैं, इसका प्रयोग किस तरह से करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहले इसमें बात आती है क्रियात्मक सोपान में परिस्थिति उत्पन्न करना, परिस्थितियां या उत्पन्न करना। परिस्थितियां उत्पन्न करना यानी कि बच्चों के सामने एक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करनी है, छात्र छात्राओं के सामने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी है जो वो एक योजना बनाने के लिए तैयार हो जाए या एक योजना पर काम करने के लिए तैयार हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले जो है टीचर्स को जो है अपना जो उसका एक लेवल होता है, पढ़ाने का जो लेवल होता है, उसका ज्ञान का जो लेवल होता है, उसका पूरा का पूरा जो है प्रयोग करना आना चाहिए, इस्तेमाल करना आना चाहिए, है ना। वो छात्र छात्राओं के सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करे जो है जो शिक्षक छात्रों को ऐसी स्थिति प्रदान करता है जिससे वे किसी उद्देश्यपूर्ण क्रिया के लिए तत्पर हो जाए। वह ऐसी परिस्थितियों का निर्माण वार्तालाप के द्वारा, वाद विवाद के द्वारा, कहानियों के द्वारा, नाटक के द्वारा, भ्रमण के द्वारा, चित्रों के द्वारा, मॉडल चार्ट के द्वारा इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। शिक्षक द्वारा उत्पन्न की गई ऐसी परिस्थितियां छात्रों के मन में कार्य के प्रति उत्साह उत्पन्न करती है या उनको एक योजना बनाने के लिए प्रेरित करती है या शिक्षक को ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए जो सामाजिक दृष्टिकोण से उपयोगी हो और जिसमें विभिन्न प्रकार की सामाजिक क्रियाएं समस्याएं निहित हो। अर्थात ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करे जिससे बच्चे प्रोत्साहित हो, उत्साहित हो, आत्मविश्वास से भर जाए और वो जो है एक योजना बनाने के लिए तत्पर हो जाए। दूसरा इसमें है योजना का चयन। योजना का चयन योजना का चयन, सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि परिस्थितियों को उत्पन्न करने के उपरांत जो है टीचर्स का क्या काम होता है कि वो योजना को चयन करने में छात्रों की मदद करे, है ना। योजना का चयन जो है वो छात्रों द्वारा ही किया जाना है और अल्टीमेटली छात्रों द्वारा ही किया जाना है। उसमें जो टीचर्स है वो उसको सलाह दे सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं कि आप इस तरह की योजना ले सकते हैं, इस तरह का प्रोजेक्ट आपको ले सकते हैं, है ना। लेकिन किसी भी समस्या के समाधान के लिए छात्रों द्वारा जो है योजनाओं का विचार किया जाता है, उस पर उसको मार्गदर्शन करना शिक्षक का कार्य होता है। छात्रों द्वारा योजना का चयन करने में शिक्षक का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, है ना। शिक्षक योजना के चयन में अपने सुझाव दे सकता है, अपना परामर्श दे सकता है, परंतु योजना का अंतिम चयन छात्रों के द्वारा ही होना चाहिए। छात्रों द्वारा योजना के चयन के सबसे प्रमुख लाभ यह होता है कि योजना को स्वयं चुनने के कारण अधिक उत्साहपूर्ण ढंग से छात्र छात्रा कार्य करेंगे, क्योंकि योजना जो उनकी रुचि, उनकी योग्यता के अनुसार ली जा रही है। तो उसके लिए ज्ञान
नियोजन करना, योजना का नियोजन करना। योजना का नियोजन करने का मतलब क्या है? प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट। जो आपने योजना का सिलेक्शन किया है, अब उस पर आपको काम करना है, तो काम करने के लिए आपको प्लान बनाते हैं। कोई भी छोटा सा काम हो या बड़ा काम हो, उसके लिए आप एक योजना बनाते हैं, काम करते हैं, है ना? उसके अनुसार फिर आप एक फॉर्मेट तैयार करते हैं। फॉर्मेट में फिर आप सारी चीजों को लिखना शुरू करेंगे कि पहले स्तर पर मुझे काम करना है, दूसरे स्तर पर मुझे काम करना है, ये समस्या है कि उसका समाधान ये निकालना है, ये समस्या जाएगी तो उसका समाधान मुझे यह निकालना है। तो इस प्रकार से इसको प्लान करने में शिक्षक उसका मार्गदर्शन करता है, उसको सुझाव देता है, उसकी समस्या का समाधान करता है। लेकिन पग पग पर आने वाली समस्या का समाधान जो है वो खुद ही करना है। उसकी प्लान में जरूरत हो उसको छात्रा को खुद ही बनानी है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आगे योजना के चयन के उपरांत उसके क्रियान्वयन के लिए एक निश्चित रूपरेखा बनाई जाती है। योजना का नियोजन छात्रों के द्वारा उचित विचार विमर्श के द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक जो है वातावरण में किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया में अध्यापकों और छात्रों को अपने विचार व्यक्त करने और सुझाव देने की स्वतंत्रता दी जाए तथा शिक्षक को एक मार्गदर्शक के रूप में अपनी योजना के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों से छात्रों को अवगत करा देना चाहिए, जिससे कि वे कठिनाइयों के समाधान के बारे में पहले ही सोच लें। इसके अतिरिक्त शिक्षक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नियोजन में केवल 2-4 छात्रों का आधिपत्य ना हो, यानी कि जितनी भी योजना के लिए टीम बनाई गई है, छात्र छात्रा संगठन बनाया गया है, सबको उसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, सबको उनका कार्य बांट देना चाहिए और कार्य को अनुसार अपना काम करें, है ना? नेक्स्ट आता है इसमें योजना का क्रियान्वयन। योजना का क्रियान्वयन, क्रियान्वयन का मतलब है एग्जीक्यूट करना, इसको अप्लाई करना। जो आपने फॉर्मेट तैयार किया है योजना बनाने के लिए, आपने नियोजन एक प्लानिंग तैयार की है, उसके अनुसार आपको क्या काम करना है और वो काम जो है आपको जो है सभी छात्रों को मिलकर वो करना है और टीचर्स के द्वारा सभी छात्रों को जो है वो काम सौंप दिया जाता है। फिर अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार प्रत्येक बच्चा जो है उस पर कार्य करना शुरू कर देता है। तो योजना के नियोजन के उपरांत शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को इसे क्रियान्वित करने के लिए प्रोत्साहित करे, उत्साहित करे। शिक्षक को योजना की विभिन्न क्रियाओं को छात्रों को उनकी रुचि, उनकी योग्यता, उनकी क्षमताओं के अनुसार जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अध्यापक को छात्रों को आवश्यक सूचनाएं प्रदान करनी चाहिए। छात्रों को सूचना प्रदान करने के स्रोत बताने चाहिए कि कहां से उनको सूचना मिल सकती है, कहां से समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, इत्यादि हर चीजों को उनको बताना चाहिए। सूचना प्राप्त करने में छात्रों की वो सहायता असंभव करनी चाहिए तथा योजना के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में उनको सहायता करनी चाहिए। तो इसके बाद में आता है योजना का मूल्यांकन। योजना का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट। अब जो छात्र छात्राओं ने क्रियान्वित किया है अपने प्लान को, जो योजना के लिए प्लान बनाई थी उसको एग्जीक्यूट कर दिया है, उसमें जो काम किया है उस काम का मूल्यांकन करना है कि वो काम जो है पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। जिस बच्चे ने जो भी काम किया था उस पर उसका मूल्यांकन किया जाना होता है। इसमें योजना के क्रियान्वयन के उपरांत उसका मूल्यांकन किया जाता है। इसके अंतर्गत छात्र अपनी त्रुटियों को खोजकर अपनी कमियों को देखते हैं और यह देखते हैं कि योजना का क्रियान्वयन ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है। इसमें छात्र जो है योजना का चयन, उसकी रूपरेखा, छात्रों के मध्य कार्यों का विभाजन, उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में मूल्यांकन करते हैं। इस प्रकार योजना के सभी पक्षों के विषय में समीक्षात्मक ढंग से विचार कर इसके सभी कार्यों का उचित मूल्यांकन करने का प्रयास छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर के करते हैं। इस तरह का मूल्यांकन अनुभव की गई जो कठिनाइयां हैं, गलतियां, उपलब्धियों को आगे मार्गदर्शन के उपयोग में लाने के लिए सिद्ध होता है, यानी कि उनसे सीख
कि हमने कहाँ कहाँ गलती की है, कहाँ कहाँ हमने इसमें सुधार किया है। तो आगे आने वाले अगर इस तरह की कोई परिस्थिति होती है, उसी तरह की कोई योजना होती है, तो उसमें हम वो अनुभव उसका काम करता है, तो त्रुटियां जो है फिर से दोबारा इसमें नहीं आती है। और लास्ट में इसमें योजना का लेखा जोखा रखा जाता है। इसमें योजना का लेखा जोखा यानी कि इसकी रिपोर्टिंग जो होती है ना, योजना का लेखा जोखा रखना, यानी कि उसको सब लिख करके रखते हैं छात्र जो है, जो उन्होंने योजना बनाई है, योजना के लिए जो समस्या का चुनाव किया है, समस्या को चुनाव के बाद में जो आपने प्लानिंग बनाई है, प्लानिंग के बाद में आपने जो एग्जीक्यूट किया है, और एग्जीक्यूट के बाद में फिर आपने इवैल्यूएशन किया है। तो यहाँ तक का जो 5 प्रोग्राम आपने इसमें किए हैं, 5 प्रोग्रामों के बाद में आप जो है इवैल्यूएशन किया आपने उसमें, तो 5 प्रोग्रामों में उसमें आपको लिखना होता है ना, उसका लेखा जोखा लिखना होता है। उससे लाभ ये होता है कि अगर आपको इस तरह की कोई योजना दोबारा मिल जाती है, तो उसे आप पढ़ करके उस पर अपना कार्य शुरू कर देते हैं। उसमें आने वाली जो दिक्कत परेशानी होती है वो बहुत कम होती है, या नए के बराबर उसमें होती है ना। तो इससे जो आने वाले और भी छात्र होते हैं उनको भी लाभ हो जाता है, यानी कि आने वाली जनरेशन है, आने वाले पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए लाभदायक होती है। तो इस प्रकार से हमने ये इसकी क्रियात्मक जो सोपान इसकी योजना को लागू करने के होते हैं, इस प्रकार से किया जाना चाहिए, और इस पर चर्चा की है। अब हम देखते हैं कि योजना विधि के गुण कौन कौन से होने चाहिए। योजना विधि के गुण कौन कौन से होते हैं, या दोष कौन कौन से होते हैं ना। सबसे पहला गुण इसमें होता है लोकतांत्रिक जीवन यापन का उसको प्रशिक्षण मिलता है। छात्र छात्रा को जो इस योजना विधि का प्रयोग करते हैं, तो उनको लोकतांत्रिक जीवन यापन का प्रशिक्षण मिलता है। इस विधि में सभी छात्र परस्पर मिलजुल करके उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सहयोगपूर्ण कार्य करते हैं। इस प्रकार इस विधि द्वारा उसमें कार्य और विचारों की स्वतंत्रता, निर्णय क्षमता, उत्तरदायित्व, सहिष्णुता, आत्मसम्मान, तत्परता, सहयोग, परस्पर प्रेम, दूरदर्शिता, सहकारिता आदि गुणों का विकास होता है, जो कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो है मजबूत करते हैं, या लोकतांत्रिक जीवन यापन में हमारा सहयोग करते हैं। क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्य यही बताता है कि हमें आपस में प्रेम से, सहयोग से, सहकारिता के साथ में जीवन यापन करना चाहिए। दूसरा इसमें गुण इसका बताया है कि वास्तविकता के निकट होती है। ये विधि जो है वास्तविकता के निकट होती है, क्योंकि इसमें वास्तविक परिस्थिति बच्चे के सामने उत्पन्न की जाती है। जो योजना बनाई जाती है वो एक किस्म से वास्तविक परिस्थितियों से ही ली जाती है। वो समस्या जो है, जो जीवन में आने वाली समस्या होती है, उससे वो समस्या ली जाती है। तो जब उसको हम कोई कार्य करते हैं, जब उसका हमें परेशानी आएगी, समस्या आएगी कार्य करते समय, तो हमारा वास्तविक अनुभव में प्राप्त होगा, जो हमारे फर्दर भविष्य में काम आने वाला होता है। वो भविष्य में आने वाली हमारे स्थिति में कोई समस्या होगी तो उसका समाधान जो है आसानी से निकाल सकते हैं, और हमारे जीवन में काम आने वाली चीजें इसमें ज्यादातर ली जाती है। नेक्स्ट इसमें आता है कि समवायी शिक्षण में उपयोगी होती है। समवायी शिक्षण का मतलब क्या है कि एक विषय को जब हम पढ़ा रहे हैं, तो उस विषय को पढ़ते समय अगर दूसरे विषय में उसको कोई सहयोग मिलता है पढ़ने में, तो या उसकी जानकारी प्राप्त होती है, तो समवायी विधि बोला जाता है। तो योजना विधि के प्रयोग के द्वारा बहुत सरलता के साथ में, बहुत सुगमता के साथ में सामाजिक अध्ययन का जो अन्य विषयों के साथ संबंध स्थापित हो जाता है। इसके अंतर्गत किसी भी योजना का चयन छात्रों के सामाजिक या भौतिक वातावरण की समस्या को हल करने के लिए किया जाता है, तथा उसमें छात्र सामाजिक अध्ययन भौतिक वातावरण को समस्या को हल करने के लिए इसमें करते हैं, तथा इसमें छात्र सामाजिक अध्ययन को केंद्र बना करके साथ साथ अन्य विषयों का भी सामान्य जानकारी उसको प्राप्त हो जाती है, कुशलता प्राप्त हो जाती है। तो इस विधि के द्वारा जो है विषयों के समवाय अवसर में मिलते हैं, दूसरे विषयों को पढ़ने का भी इसमें सामग्री के साथ साथ मिल जाती है। नेक्स्ट इसमें आता है कि मनोविज्ञान पर ये आधारित होती है। ये विधि जो है मनोविज्ञान पर आधारित होती है, क्योंकि इस विधि में जो है छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता का ख्याल रखा गया है, उनकी रुचि का, उनकी मानसिक योग्यता का, उनकी बौद्धिक क्षमता का इसमें ख्याल रखा गया है। तो उसके आधार पर ही जो है वो योजना को जो है उसकी समस्या को जो है वो अपनाया गया है या उसको लिया गया है। नेक्स्ट इसमें आता है कि श्रम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। श्रम यानी मेहनत,
शारीरिक क्रिया में जो शरीर के द्वारा मेहनत की जाती है, श्रम किया जाता है, तो उसके प्रति जो है उनका सकारात्मक दृष्टिकोण हो जाता है। बच्चों को पता लग जाता है कि अगर हम कुछ शरीर से काम करेंगे तो ही उसका हमें प्रतिफल मिलेगा, खाली बैठ करके हमें कुछ लाभ होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चे जो है आपस में मिलजुल करके कार्य करते हैं, उससे जो है उनमें हम की भावना आ जाती है, सामाजिकता की भावना आ जाती है। इसके साथ साथ छात्रों में एक मेहनत के प्रति जो है सकारात्मक दृष्टिकोण उनका बनता है। तो इस विधि में छात्र स्वयं करके सफलता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो उनको आगे जो उनके जीवन यापन में उनको सहयोग मिलती है। नेक्स्ट इसमें आता है कक्षा कक्ष संबंधी अनेक समस्याओं का निवारण भी होता है इसके द्वारा। इसका एक गुण ये भी बताया गया है। इस विधि के प्रयोग से कक्षा कक्ष में क्लास होती है छात्र छात्राओं की, उससे संबंधित जैसे विभिन्न समस्याएं होती है, जैसे अनुशासन की समस्या है, जैसे गृह कार्य की समस्या है, जैसे समय सारणी की समस्या है, शिक्षण सामग्री की समस्या है, या भौतिक सुविधाओं की कमी है, या पढ़ने पढ़ाने का माहौल जो नहीं हो पा रहा है, या अध्यापक की जो शिक्षण नीतियां है वो कारगर साबित नहीं हो पा रही है, बच्चे जो है अपने क्लास में पिछड़ रहे हैं, बच्चे जो है क्लास में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो इस तरह की जो समस्याएं आती है उससे मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि इस विधि में कक्षा शिक्षण की आवश्यकताएं नहीं होती है और वास्तविक स्थितियां में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया संपन्न की जाती है, तो इससे स्वतः इन समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। नेक्स्ट इसमें आता है कि सामाजिक विकास में सहायक होती है। सामाजिक विकास क्या कहता है कि हम की भावना होनी चाहिए, हमें मिलजुल कर कार्य करना होता है। तब योजना जो होती है, तो योजना विधि में कई बच्चे जो है एक प्रोजेक्ट पर कार्य करते हैं, तो उसमें एक तो सहयोग की भावना आ गई वहां पर, एक मिलजुल करके काम करने की भावना आ गई वहां पर, एक हम की भावना आ गई वहां पर, एक ये होता है कि हम आपस में परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रह करके ही हम समाज में हमारा कोई काम हो सकता है। तो इस तरह से हमारी सामाजिकता का विकास करता है। नेक्स्ट इसमें आता है कि निरंतर प्रक्रिया को स्थान नहीं है, यानी कि जिस जैसी बहुत सारी विधियां होती है उसमें रटने पर ज्यादा बल दिया जाता है, तो यहाँ पर रटने पर कोई बल नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको प्रयोग करके, है ना, प्रयोग करके स्वयं अनुभव प्राप्त किया जा रहा है। और प्रयोग में जो आप बिल्कुल उसमें क्रियाशील रहते हैं, आप शरीर से क्रियाशील रहते हैं, मानसिक रूप से भी आप, है ना, तो आपकी भौतिक क्षमता, मानसिक क्षमता, इसका विकास हो रहा है। तो यहाँ पर रटने का कोई भी स्थान इसमें नहीं दिया गया है। यहाँ स्वतंत्र वातावरण इसको मिलता है, एक गुण ये भी है, यानी कि छात्र छात्रा जो है स्वतंत्र वातावरण में इस तरह की योजना जो है यहाँ पर क्रिएट की जाती है, समस्या क्रिएट की जाती है कि बच्चे जो है स्वयं एक योजना को चुनते हैं, समस्या को चुनते हैं स्वतंत्र रूप से, उनको किसी के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, टीचर कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। इसके अनुसार जो है वहाँ पर छात्र जो है अपने कार्य को स्वतंत्र माइंड होकर के काम करते हैं, अपनी रुचि अपनी योग्यता के अनुसार जो उनका ज्ञान आता है अपना आत्मस्वयं करके जो है उसमें अपना काम जो है करते हैं, तो नहीं तो उसमें किसी दूसरे का हस्तक्षेप इसमें नहीं माना जाता है। तो ये भी एक इसका गुण है कि जो विधि एक स्वतंत्र वातावरण में अपनाई जाएगी उस विधि के में सकारात्मक ही परिणाम मिलेंगे। अब इस विधि के कुछ दोष भी होंगे, यानी जब गुण है तो दोष भी होंगे इस विधि के, तो दोषों पर भी थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। दोषों को, पहला दोष इसमें इन्होंने बताया है कि विद्यालयी अवस्था में बाधक योजना विधि विद्यालय व्यवस्था में बाधक होती है, यानी कि विद्यालय अवस्था में बाधक योजना विधि विद्यालय व्यवस्था में बाधक है। जब किसी योजना को छात्र या पूर्ण कर लेते हैं तो विद्यालय के दैनिक क्रियाकलाप जो है वो बाधित होते हैं, यानी कि जो कोर्स के काम होते हैं उसके लिए जो है उसके लिए स्थान नहीं होता है उसको, क्योंकि वो शिक्षण कार्य और दूसरा नहीं कर सकता है ना। तो दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि औपचारिक कक्षा शिक्षण या अन्य कार्यक्रमों में गतिरोध जो है उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि उसके लिए बच्चों को समय नहीं मिलता है। तो ये इसके लिए जो समय सारणी होती है, जो नियमित उसमें बाधित होती है, उसको बाधा करती है। दूसरा इसमें बताया है कि सभी विद्यार्थियों का योगदान इस विधि में आवश्यक नहीं होता है। सभी छात्र योजना को पूर्ण करने में अपना सहयोग दे भी देते हैं, नहीं भी देते हैं, क्योंकि अगर तो छात्रों की योग्यता और रुचि के ऊपर बात होती है कि जो छात्र है ज्यादा सक्षम होता है वो ज्यादा से सफल होता है, जो छात्र सक्षम नहीं होता है जिसकी योग्यता ज्यादा बढ़िया नहीं है तो वो योजना विधि में सफल नहीं हो पाता, तो सभी छात्रों के लिए कारगर नहीं होती है।
शिक्षकों के लिए इसमें कठिनाई उत्पन्न होती है ना, वो तो सिर्फ एक मार्गदर्शन का इसमें काम कर रहा है, मार्गदर्शक के रूप में वो खड़ा हुआ सुझाव दे सकता है, परामर्श दे सकता है, लेकिन उसमें कुछ हस्तक्षेप वो नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका जो उत्तरदायित्व होता है वो एक मार्गदर्शक की तरह ही होता है ना। इस विधि के द्वारा शिक्षण करने में शिक्षक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस विधि के द्वारा शिक्षण करने में शिक्षक को अतिरिक्त कार्य कुशलता की आवश्यकता पड़ती है ना। उसको शिक्षक को विभिन्न प्रकार के स्रोतों का, साधनों के ज्ञान की, साथ साथ उनको यात्राओं का, भ्रमणों की व्यवस्था में उसको निपुण होना चाहिए, तब जाकर की ज्यादा कारगर होती है। नेक्स्ट इसमें बताया कि यह विधि जो है अत्यंत ही खर्चीली होती है, क्योंकि जब हम कोई योजना बनाते हैं तो इस विधि के द्वारा शिक्षण करने में समय के साथ साथ धन भी इसमें ज्यादा लगता है। अधिकतर विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है कि वे अपनी योजना विधि के लिए प्राप्त धन की व्यवस्था कर ले, तो उनके पास पैसा जो है अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। किसी भी योजना को संपादन करने के लिए पर्याप्त साधनों की, उपकरणों की, पैसे की सभी की आवश्यकता होती है, जिसकी व्यवस्था करना एक सामान्य विद्यालय के लिए भी असंभव हो जाता है, तो वहां पर कारगर साबित नहीं हो पाती है। नेक्स्ट इसमें आता है कि पाठ्यक्रम पूर्ण करने में भी कठिनाई आती है। अगर इस विधि के द्वारा ही बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो जो शिक्षण जो कार्य होता है हमारा पाठ्यक्रम में, जो सैद्धांतिक कार्य होता है शिक्षण का, वो बाधित होता है, उसको हम पूरा कभी भी नहीं कर पाते, क्योंकि इस विधि के द्वारा जब पढ़ाएंगे तो काफी समय लगता है इसमें। तो वो जो हमारा जो दूसरा काम था सिलेबस का प्राप्त करने का, किताब के द्वारा ज्ञान देने का बच्चों को, तो वो ज्ञान जो है वो अधूरा रह जाता है, उसमें हमें सफलता पूरी तरह से नहीं कर पाते, तो जो पाठ्यक्रम वो पूरा कभी नहीं हो पाता है उसमें। नेक्स्ट इसमें बताया कि विद्यालयों की वर्तमान परिस्थितियां जो है वो उसमें उपयुक्त भी नहीं है योजना। क्यों नहीं उपयुक्त है? यह योजना विद्यालय की वर्तमान परिस्थितियों में उपयुक्त इसलिए नहीं है क्योंकि सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें भी इस विधि के द्वारा शिक्षण करने के लिए उपयुक्त नहीं मानी जा रही है। इसके अतिरिक्त कक्षाओं में अधिक संख्या में उपस्थित छात्र भी इस विधि के द्वारा शिक्षण करने में बाधक है, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या होती है छात्र छात्राओं की, जिससे सभी को योजना में एक साथ शामिल करना या उनको निर्देशों को अमल देना कठिन कार्य होता है। तो चलिए छात्र छात्रा, आज हमने योजना विधि के क्रियात्मक सोपान पढ़े हैं, उनके गुण पढ़े हैं, उनके दोष पढ़े हैं। तो इनके आधार पर हम यही कह सकते हैं कि वैसे भी योजना विधि जो है बहुत अच्छी विधि है। इसके द्वारा जो है बच्चों को स्वयं प्रयोग करके सीखना होता है, उनको विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है, उनके हम की भावना या सहयोग की भावना उत्पन्न होती है, उनमें आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। लेकिन फिर भी एक इसकी लिमिटेशन होती है कि कहाँ इसको बनानी चाहिए, कहाँ इसका उपयोग करना चाहिए, कहाँ इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स,